अब गौरी को क्या पता था भाई, गौरी को क्या पता था कि क्या होने वाला है? ये बात केवल पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में लिखी हुई है चंद्रवरदाई के। गौरी बोला हम भी देखना चाहते हैं, मैंने देख लियो, चल कोई दिक्कत ना है। अब भाई देखना चाहते हैं, देखने के चक्कर में धनुष्माण पकड़ा दिए गए। आंखों पे पट्टी बांधने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इतिहासकार बता रहा है कि आंखों से अंधा है कौन? पृथ्वीराज। धनुष्बाण अपने हाथों में पकड़ लिए पृथ्वीराज ने। और दोस्तों याद रखना, जो जीवन भर संग रहे हैं, साथ रहे हैं, वो एक दूसरे की आवाज तो पहचानते ही हैं। तो पृथ्वीराज समझ गया कि चंद्रवरदाई आ गया रे, चंद्रवरदाई आ गया, धनुष्बाण पकड़ा दिए। लेकिन चंद्रवरदाई ने एक बात कही, सुल्तान एक बात कहूं, एक शासक दूसरे शासक के सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है, सामान्य सैनिकों के सामने नहीं करेगा। वो ठीक है, तो फिर कोई नहीं, वो बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम लोग कर लो, सेना को सैनिकों को बाहर भेजो, मैं चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ही रहेंगे वहां, ठीक है। अब दोनों आमने सामने बैठे, पृथ्वीराज खड़ा है और गौरी बैठा है, धनुष्बाण है पृथ्वीराज के हाथों में। चंद्रवरदाई ने एक बात कही, महाराज ये जो महाराज पृथ्वीराज हैं, जब बाण चलाएंगे, जब आप 3 बार आदेश दोगे। अरे यार माने बहुत बढ़िया, 3 बार कहोगे आप। अब उसको क्या पता है होने वाला क्या है, वो तो खुश हो गया, अरे पृथ्वीराज मेरी बात मानेगा, धनुष्बाण दे दिए। और वो बुलवा इसलिए रहा है क्योंकि 3 बार बोलेगा तो उसको आभास हो जाएगा दिशा का, क्योंकि आंखें नहीं है पृथ्वीराज के। इतने में जैसे धनुष्बाण सेट किए पृथ्वीराज ने, इतने में चंद्रवरदाई बोला 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। जबरदस्त दोहा है ये। बीच की दूरी का बताया उसने कि तेरे और गौरी के बीच में ना इतनी दूरी है, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतने में शौक में गौरी बोल बैठा, बाण संधान करो, बाण संधान करो और बाण संधान करो। और ऐसा बाण संधान किया कि गौरी को सजा दिया किसने? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। इस प्रकार का वर्णन करता है पृथ्वीराज रासो में कौन? चंद्रवरदाई। और इस बात की जानकारी केवल यहीं से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, गौरी को थोड़ा आगे बढ़ाते। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा और दलपोंगल के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये बात दोस्तों काहे में कराएंगे अपन? राजस्थान हिस्ट्री में। तो यहां पर आगे थोड़ा सा आगे बढ़े तो और देख लेते हैं कुछ। दोस्तों हमने देखा, नोट लगा रहा हूं मैं, कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। सीधे क्वेश्चन बन गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में कहां आए? अजमेर आए। कब आए? तराइन के द्वितीय युद्ध के समय आए। कौन सी सन में आए? 1192 में आए। किसके साथ आए? मोहम्मद गौरी के विरुद्ध आए। किस चौहान शासक के समकालीन थे? तो हम कह सकते हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे। ठीक है। अब ख्वाजा साहब के बारे में आप लोग जानते ही हो, विश्व का दूसरा मक्का मदीना कहा जाता है। और बात यहां पर बात कर ले, देखो इनके पिता माता के नामों से आपका कोई मतलब नहीं है। संजरी में इनका जन्म हुआ है, खुरासान में इनका बचपन बीता है। पिता गयासुद्दीन थे या गयास बेग थे, माता बीबी माहिनूर थी। और इनके गुरु का नाम याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें राजस्थान स्ट्रीम पढ़ लेंगे अपन। इनके गुरु थे उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी। दोस्तों याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं, इनकी जो जीवनी है वो कौन सी है? द ग्रंथ होली बायोग्राफी। इसके जो लेखक हैं वो दोस्तों कौन है? मिर्जा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत या अजमेर आए, जिनकी दरगाह अजमेर में है। और ख्वाजा साहब ने भारत में या राजस्थान के अजमेर में
दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर इन्होंने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इनके गुरु थे उस्मान हारूनी, और इनकी जो जीवनी है, ख्वाजा साहब की जो जानकारी है, वो एक पुस्तक से मिलती है जिसका नाम है द ग्रंथ होली बायोग्राफी। क्या है दोस्तों? द ग्रंथ होली बायोग्राफी है, जिसके लेखक कौन है? मिर्जा वहीउद्दीन है। और याद रखना दोस्तों, एक और चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद मितांश वैष्णव, जो भी हो आप। तो दोस्तों एक बात कर लें अपन यहाँ पर, मिर्जा वहीउद्दीन ने जीवनी तो लिख दी, इनका जो उर्स है वो 1 रज्जब से 6 रज्जब तक चलता है। दोस्तों 1 रज्जब से 6 रज्जब तक इनका क्या होता है? उर्स चलता है। इसके बाद भी कुछ चीजें हैं ख्वाजा साहब के बारे में। कहते हैं कि जो चिश्ती सिलसिला है, जो चिश्ती सिलसिला है उसकी बात कर लूं, वो चिश्ती सिलसिले के जो संत हैं, स्वयं को तो कहते हैं प्रेमी, और स्वयं को कहते हैं प्रेमी, और अल्लाह को कहते हैं प्रेमिका। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेमिका कहते हैं। तो दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको समझ में नहीं आया हो, ठीक है? ऐसा कोई नहीं बचा होगा जिसके समझ में। फिर अपन क्वेश्चन पूछेंगे। 1194 ईस्वी की अपन बात कर रहे हैं। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध हुआ। ये दोस्तों किन किन के बीच हुआ? गौरी वर्सेज जयचंद गढ़वाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सारे के सारे लाइक कर दें, जो जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें एक बार। जयचंद गढ़वाल मारा जाता है, और ये वही जयचंद गढ़वाल है जिसका एक वंशज होगा, जिसका एक पोता होगा, जिसका नाम होगा राव सिंहा। और ये वही राव सिंहा है जो 1243 में मारवाड़ के राठौड़ वंश की नींव डालेगा। बिल्कुल दोस्तों याद रखना, मारवाड़ के राठौड़ वंश की नींव डालेगा कौन? राव सिंहा। वो यहीं से आएगा, बिल्कुल राव सिंहा दोस्तों यहीं से आएगा। चंदावर युद्ध में जो जयचंद गढ़वाल मारा गया है उसका ही पौत्र है कौन? ये राव सिंहा। इसके बाद बात करें दोस्तों, 95 में बयाना जीता। 1195 में ये युद्ध में हार गया दोस्तों। मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? जीत हो गई। बिल्कुल युद्ध में हार गया। बीट पे डांस दोस्तों जो भी है, तेरा नाम तो मुझे नहीं पता, पर आप ऐसा करना प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, सारी क्लासें मिल जाएंगी मेरी, ठीक है? तो 1154 का युद्ध हुआ गौरी और जयचंद गढ़वाल के मध्य। गौरी की जीत हुई और जयचंद गढ़वाल मारा गया। 1195 में मोहम्मद गौरी ने बयाना जीत लिया। 1196 में ग्वालियर जीत लिया, और उस समय ग्वालियर का शासक था बहीउद्दीन तुगरिल। कौन था दोस्तों? बहीउद्दीन तुगरिल था। इसके बाद बात करें दोस्तों, आगे अपन और भी कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। 1197 ईस्वी में अपन क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2-4, है ना, डेली की तरह से। तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ गौरी और जयचंद गढ़वाल के मध्य, जिसमें गौरी की जीत हुई और गढ़वाल मारा गया। 95 में बयाना जीता। 96 में ग्वालियर जीता, जहां का शासक बहीउद्दीन तुगरिल था। 97 में अनिलवाड़ा लूटा, गुजरात की राजधानी थी। तो दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, रेडी हो सभी के सभी? अगली क्लास आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल सा क्वेश्चन है। निम्न में से भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? बड़ा सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर दें सभी के सभी। सभी के सभी आंसर दें दोस्तों।
आंसर दीजिए बिल्कुल। ममता शर्मा, अंजना। देखें इसका वास्तव में आंसर है ए, कुतबत उल इस्लाम। कौन सी है दोस्तों? कुतबत उल इस्लाम। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से भारत की पहली मस्जिद कुतुबत उल इस्लाम है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना आप दोस्तों। आंसर दें जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं ही पूरा कराऊंगा सोनू सैनी जी, इंडियन हिस्ट्री। बिल्कुल आप टेंशन ना लें। देखें दोस्तों आंसर देखें इसका। मैं एकदम बढ़िया हूं रवि राजपूत जी। इसका वास्तव में आंसर है डी, अबू बकर। ध्यान रखना दोस्तों, यह 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पर अबू बकर ने बनवाया था। इसीलिए इस शिलालेख से इसका निर्माता का नाम किसका मिलता है? अबू बकर। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन था, मैं इस शिलालेख की बात कर रहा हूं जो 2.5 दिन के झोपड़े से प्राप्त हुआ है, उसमें इसका निर्माता किसे कहा गया है? तो वो अबू बकर है, वो अबू बकर है दोस्तों। असरत खान जी बिल्कुल सही है आपका। आरती जी बिल्कुल भाई, आप काफी दिन बाद आए हो। आरती बैरवा, जिसने पंजाब में हिंदू शाही वंश की स्थापना की। में से कौन था जिसने पंजाब में हिंदू शाही वंश की स्थापना की दोस्तों? लाइक कर दें, मैं ही बता देता हूं। आंसर है दोस्तों डी, कल्लर। कल्लर का वंशज था दोस्तों जयपाल। आंसर है कल्लर। 13वीं सदी से सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में है दोस्तों, से टाइप हो गया है। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च। दोस्तों वास्तव में इसका आंसर है बी, खान। आंसर है दोस्तों बी, खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। कौन होता था दोस्तों? खान होता था।